राइट, सो लेट अस बिगिन. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने असाइनमेंट अपलोड कर दी है. चैप्टर 5 के 3D पार्ट की कंप्लीट स्लाइड्स अपलोड हो गई हैं ऑन LMS. ठीक है, असाइनमेंट की सबमिशन इस दफ़ा LMS के ऊपर ही है. LMS पे आप लोग प्लीज जाएं, वहाँ पे आप लोगों को LMS के ऊपर ही यू आर गोइंग टू गेट व्हाट क्वेश्चंस यू नीड टू आंसर. ठीक है, पेज के ऊपर ही आ रहा है लिखा हुआ असाइनमेंट के अंदर. जस्ट मेक अ PDF और LMS के ऊपर ही अपलोड करनी है आप लोगों ने. ठीक है, द सबमिशन इज ऑन द 29th. ठीक है, तो 10 days है आपके पास. तो पूरी हॉलीडेज को क्रॉस करने के बाद 2 दिन के बाद आपको करनी है. ठीक है, सबमिशन. तो यू आर नॉट बर्डनड कि ऐसा नहीं है कि अगले 3-4 दिन के अंदर आपने सबमिशन करनी है और ना हॉलीडेज के अंदर करनी है. हॉलीडेज में देयर विल बी टाइम फॉर यू टू रिलैक्स अ लिटिल बिट. ठीक है, 29 तारीख को आपने सबमिशन करनी है इसकी. एवरीथिंग इज देयर. ठीक, एक चीज और, जो क्विज होगा, क्विज वी आर गोइंग टू टेक व्हेन द सबमिशन इज देयर. ठीक है, सबमिशन के टाइम पे करेंगे. और प्लीज व्हाट यू नीड टू डू इज कि उसको प्रिपेयर करें. छुट्टियों में चैप्टर 5 बड़ा चैप्टर है, तो वी आर नॉट गोइंग टू टेक द क्विज इन द नेक्स्ट 3-4 days. इंस्टेड हम लोग उसको जब आप हॉलीडे से वापस आएंगे उसके बाद कर देंगे. ठीक है, तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 व्हिच इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस. ये चैप्टर जो है, दिस इज बेसिकली an application of whatever you have studied so far plus a new things, a few new things are there. But अब इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा नए कॉन्सेप्ट्स नहीं है, सारी वही चीजें अप्लाई हो रही हैं जो कि हम लोग पीछे से सीखते आ रहे हैं. इस चैप्टर में देयर आर डिफरेंट मेथड्स. ठीक है, कुछ चीजें 2D के लिए हैं, कुछ चीजें 3 डायमेंशंस के लिए हैं. तो हम लोग पहले 2D के 2 डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे और उसके बाद फिर विल सी व्हाट टू डू इन 3 डायमेंशन. सही, तो लेट अस स्टार्ट कि हमने इसमें करना क्या. द बेसिक आइडिया इज कि वी नीड टू स्टडी ट्रसेस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ठीक है, ट्रसेस क्या होते हैं? ट्रसेस आर बेसिकली स्लेंडर मेंबर्स. ठीक है, बहुत थिन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको ज्वाइन करके यू कैन फॉर्म लार्जर स्ट्रक्चर्स व्हिच कैन बेसिकली be like a roof or a bridge, something like that. ठीक है, they can be made of metal or simply wood. ठीक है, wooden homes में the entire roof is made of trusses. सही, तो बहुत important structure है आपका. This needs to be studied और इसको solve करना भी आप लोगों को आना चाहिए. I have a variety of examples from real life for this. ठीक है, वो examples को हम ज़ाहिर है देख नहीं पाएंगे, but they are there for you to actually see कि this is actually not something, this isn't something which is theoretical. ठीक है, this is applied a lot. तो आप लोगों को पता है कि this is basically the what the truss structure is. ये structure तो आप लोगों ने सबने देखे हैं, right? This is the truss structure. ठीक है, और भी कुछ examples हैं अगले केस में. A lot of these are 3-dimensional structures, but कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि 2D में भी स्टडी किया सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फॉर ब्रिजेस, कोई भी एक केस ब्रिज का देख लें. काफी दफा फॉर एग्जाम्पल दिस ब्रिज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 dimensions विद समथिंग लाइक दिस. सही है ना? और तो what we can do is we can analyze a 3-dimensional structure in 2 dimensions if certain conditions are met. ये 3rd dimensions में जो structure है वो बिल्कुल same तरीके से repeat हो रहा हो तो then we can do that, but we can't do that with something like this. ये जो roof है इसके लिए you can't make a 2D assumption. इस roof के अंदर जो center में नीचे roof दी हुई है, इसके लिए जो ये front triangular panel है इसको आप analyze जरूर कर सकते हैं. तो if this same pattern is repeated in the 3rd dimension, you can do an analysis of 3D structure in 2 dimensions. सही, आप लोगों को ये कन्वर्जन नहीं करनी, हम सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर रहे हैं कि even studying these trusses in 2 dimensions can be useful in real life.
ठीक है। तो हमने भी करना क्या है, सबसे पहली चीज ये कि हम लोग कुछ एजम्पशंस के साथ काम करेंगे, ठीक है। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस एट दिस स्टेज, और लिमिटेशंस ये हैं कि हमने मटेरियल्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़े हुए नहीं है अभी इन द आपने मटेरियल साइंस जरूर पढ़ ली है, बट मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स के हाउ अ मटेरियल बिहेव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स, अगर फोर्स अप्लाई करूंगा तो मटेरियल कैसे डिफॉर्म होगा, वो वाला पार्ट हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो इन रियलिटी जो स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं उनमें ये सारी जो जॉइंट्स हैं ये आपस में प्लेट्स लगी होती है, उनमें बोल्ट हो रहे होते हैं ताकि कोई स्ट्रक्चर कभी मूव नहीं कर सके। We are going to assume all the joints as pin joints, ठीक है। what this is going to help us with कि किसी अगर पिन जॉइंट होगा तो पिन जॉइंट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट एनी फॉर्म ऑफ रोटेशन, इसका मतलब है किसी भी जॉइंट के ऊपर आपके पास मूवमेंट का रिएक्शन नहीं आएगा। नाउ दिस इज इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 5। पिन जॉइंट लेने का फायदा ये है कि पूरे स्ट्रक्चर में देयर ओनली फोर्सेस व्हिच नीड टू बी सॉल्व्ड, देयर आर नो मोमेंट्स दैट नीड टू बी सॉल्व्ड। तो सारे जॉइंट्स इस पूरे स्ट्रक्चर में हम लोग लेंगे पिन जॉइंट्स, ठीक है। वी आर गोइंग टू अज्यूम कि द फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन द जॉइंट्स, वी आर नॉट गोइंग टू अज्यूम अ फोर्स एट द मिडल ऑफ अ मेंबर, यहाँ पे जो ये हॉरिजॉन्टल मेंबर है इसके सेंटर में हम फोर्स ही लेंगे। So we are going to assume that all the forces are applied on the joints, ठीक। इन दोनों assumptions के साथ जो हमारा एनालिसिस होगा that is going to be relatively straightforward and easy, सही। You need to understand कि पूरे इस सिस्टम में हर ट्रस itself, जी बेटा बोलो अली। सर डायग्राम के अंदर ब्रिज वाली उसके अंदर एरो की डायरेक्शन तो ये शो कर रही है कि सिर्फ 2 पिन जॉइंट्स हैं। बेटा ये अप्लाइड फोर्सेस हैं, दे हैव ट्राइड टू शो यू द अप्लाइड फोर्सेस, सही है। तो वो ये तो कह रहे हैं मतलब नहीं आपको हर ये पिन जॉइंट्स ये जगह में पिन जॉइंट्स है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज आर पिन जॉइंट्स, दे ओके द जॉइंट्स जॉइंट्स देमसेल्फ। आपकी जो सपोर्ट्स है, सपोर्ट के अंदर ये वाली सपोर्ट पिन जॉइंट है और दूसरे एंड पे आपके पास रोलर सपोर्ट, ओके सर। रोलर सपोर्ट होती है ना जो इससे नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करती है। तो दिस इज अ रोलर सपोर्ट, दिस इज अ पिन जॉइंट, दीज थ्री आर अप्लाइड फोर्सेस कि अगर इसके ऊपर ब्रिज के ऊपर कोई लोड पास हो रहा है तो दैट लोड इज गोइंग टू बी अप्लाइड ऑन द स्ट्रक्चर इटसेल्फ। अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ऑल्दो हो सकता है इस पूरे ब्रिज पे लोड अप्लाई हो रहा हो, बट हम उस पूरे लोड को जॉइंट्स के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं, तो वी ओनली अप्लाई लोड्स एट द जॉइंट्स, सही है। ओके सर, ठीक है। हर जॉइंट को अगर आप एनालाइज करेंगे, इफ यू लुक एट एनी जॉइंट, फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट दिस जॉइंट, ठीक है, या लेट्स लुक एट दिस फिगर डज नॉट एक्चुअली बिलोंग हियर, तो इसमें से कोई भी अगर आप एक जॉइंट लेंगे इट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। 2 या 3 मेंबर्स उसके साथ कनेक्टेड होंगे, हो सकता है कोई ग्राउंड सपोर्ट भी उसके साथ उस पिन जॉइंट पे कनेक्टेड हो। इस पिन के ऊपर हर ट्रस मेंबर के अंदर अपनी कोई ना कोई फोर्स होगी। ट्रसेस बिहेव लाइक स्प्रिंग्स, हमने स्प्रिंग्स पढ़े थे ना, तो ट्रसेस का जो बिहेवियर होता है स्प्रिंग की तरह होता है, दे कैन हैव टेंशन और दे कैन हैव कंप्रेशन। तो इस पिन जॉइंट के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो इफ आई टेक, okay, let me connect my tablet, my tablet isn't connected. Right. So if I talk about this point here, तो A के ऊपर what you're going to have is you're going to have a force in the member on the left, एक vertical force होगी जो कि vertical member पे है और एक horizontal force होगी जो कि horizontal member में, ठीक है। अब ये point A है। These forces can be in compression and can be in tension. So I'm just going to do something so that we can name these things. तो अभी मैं सिर्फ इधर इन parts को name कर रहा हूँ। तो there is a force F A B है, there is a force F A C है, there is a force F A D है. They can be in compression, they can be in tension. So you
अगर आपको किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी मेंबर में पता है कि टेंशन है कि कंप्रेशन है, तो आप उसकी करेक्ट डायरेक्शन बता सकते हैं. तो टेंशन इज डायरेक्टेड अवे, कंप्रेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पॉइंट्स. सही है, टेंशन इज डायरेक्टेड अवे, तो समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो सर टेंशन तो समझ में आ रही है, कंप्रेशन कैसे होगा? क्यों? स्ट्रक्चर है ना, दिस इज अ सॉलिड बार. सही है, तो इस पे अगर आप स्प्रिंग की तरीके से अंदर की तरफ भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो इट इज गोइंग टू सस्टेन इट. इट्स नॉट लाइक अ केबल क्योंकि बिल्कुल ठीक है ना. तो स्प्रिंग की एनालॉजी में जाए, केबल की एनालॉजी में नहीं जाए. सही, ठीक. जिस तरीके से स्प्रिंग को आप कंप्रेस कर सकते हैं, इस तरीके से बार को भी आप कंप्रेस करके देख सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें दे आर गोइंग टू रिपीट. ये मैंने शुरू में बता दिया, बट वी आर गोइंग टू हैव अनदर स्लाइड ऑन टेंशन एंड कंप्रेशन. जस्ट उसके ऊपर एक स्लाइड आएगी. देयर इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, ट्रस्ट स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं सिंपल ट्रस्ट. सिंपल ट्रस्ट ये होती है कि आपके पास, देखो सबसे सिंपल जो ट्रस्ट स्ट्रक्चर है ना, वो 3-4 का स्ट्रक्चर है. 3 मेंबर स्ट्रक्चर. अगर 3 मेंबर्स आप इस तरीके इस अरेंजमेंट में जोड़ लेंगे, दिस इज अ स्ट्रक्चर. अगर आप 4 मेंबर जोड़ लेते हैं ना, दिस इज नो लॉन्गर अ स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट अ स्ट्रक्चर. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये स्ट्रक्चर अपने आप को खुद होल्ड नहीं कर सकता. अगर आप इस स्ट्रक्चर को छोड़ेंगे, दिस स्ट्रक्चर इज गोइंग टू फॉल डाउन, क्योंकि सारी चीजें पिन जॉइंट है ना. तो अगर if all of these are pins, if you release this structure is going to fall down. सही, ये काम आपका ट्राइंगल में नहीं होगा. ट्राइंगल रिजिड होता है. ठीक है, दिस इज एक्चुअली 4 बार मैकेनिज्म. इसको जब आप सेमेस्टर 5 में आएंगे, मैकेनिक्स ऑफ मशीन्स पढ़ेंगे, वी लर्न दैट दिस इज एक्चुअली अ मैकेनिज्म व्हिच कैन बी यूज्ड टू ट्रांसमिट मोशन. दिस इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट. तो इसको स्ट्रक्चर बनाने के लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कनेक्ट एनी 2 diagonal sides together. ठीक है, तो once you do this, then this becomes a structure. अब this is not going to fall off. तो any structure which can be formed by expanding this triangular structure. अगर एक triangles को expand करते हुए structure form कर रहे हैं, these type of structures are called simple truss structure. So these can be very complicated structures. You can have multiple triangles like this. ठीक है, you could have rollers here. You could expand it to the top. I'm just making something. This might not make that much physical sense, but what I'm trying to say is, अगर आपके पास एक triangular structure, जो basic structure आपका वो ये वाला यूनिट है, this is your basic truss structure. इसकी अगर multiple copies साथ में अरेंज हुई, यानी कि ट्राइंगल के साथ ट्राइंगल अरेंज हुआ है, then this entire thing is called a simple truss structure. ठीक है, अगेन मेंबर्स के अंदर टेंशन भी हो सकती है, कंप्रेशन भी हो सकती है. हम लोग 2 मेथड्स इस पूरे उसमें स्टडी करेंगे. एक मेथड को हम कहते हैं मेथड ऑफ जॉइंट्स, एक मेथड होता है मेथड ऑफ सेक्शन. मेथड ऑफ जॉइंट ही होता है कि हम हर जॉइंट के ऊपर समेशन fx और समेशन fy की इक्वेशन लेते हैं. ठीक है, तो हम पॉइंट ए के वो भी समेशन fx समेशन fy बना सकते हैं, बी के ऊपर भी बना सकते हैं, सी के ऊपर भी बना सकते हैं. एंड द आइडिया इज कि सिंस दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज इन इक्विलिब्रियम, सारे पॉइंट्स इक्विलिब्रियम में, पॉइंट ए भी इक्विलिब्रियम में है, बी भी इक्विलिब्रियम में है, सी भी इक्विलिब्रियम में. तो हर पॉइंट के ऊपर 2 इक्वेशन फॉर्म हो सकती है, which means at every point I can solve for 2 unknowns. और हमारा काम इसमें ये होगा कि हम एक पॉइंट से, जहां पर, क्योंकि हमारे पास हर पॉइंट पे सिर्फ 2 इक्वेशन फॉर्म होंगे, हम किसी ऐसे पॉइंट से स्टार्ट करेंगे जहां पे सिर्फ 2 अननोन. सही, वहां से शुरू करेंगे एंड देन वी कैन साइकिल थ्रू द एंटायर स्ट्रक्चर. एक पॉइंट से उसके साथ वाले पॉइंट पे जाएंगे, उसके बाद उसके साथ वाले पॉइंट पे जाएंगे, उसके बाद उसके साथ वाले पॉइंट पे जाएंगे. समेशन fx समेशन fy अप्लाई करते रहेंगे और हर दफा 2 अननोन सॉल्व करते रहेंगे. हर पॉइंट से 2 अननोन सॉल्व करेंगे, फिर साथ वाले पॉइंट पे चले जाएंगे, वहां से 2 अननोन सॉल्व करेंगे, फिर साथ वाले पॉइंट पे चले जाएंगे, वहां से 2 अननोन सॉल्व करेंगे, एंड विल प्रोसीड लाइक दिस. ठीक है, तो अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपका, इस स्ट्रक्चर में हमारे पास कितने अननोन्स हैं? इस स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 मेंबर्स हैं. ये 1
2 and 3, तीनों की फोर्सेस अननोन है। इस पूरे चैप्टर में जो बेसिक काम होता है ना, वो काम ये होता है कि आपने जो भी आपके ट्रस्ट मेंबर्स हैं, यानी एक इंडिविजुअल बार्स जो हैं, इन इंडिविजुअल बार्स में कितनी कितनी फोर्सेस हैं वो निकालनी होती है। दैट इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस। तो हमने ये काम करना है। तो तीन अननोन तो ये हो गए तीनों बार्स के, यानी ए बी की फोर्स एफ ए बी, एफ ए सी, एफ बी सी। दीज थ्री फोर्सेस वी नीड टू फाइंड आउट। तो दैट्स वन थिंग। दिस नेक्स्ट थिंग इज कि आपके पास कोई ना कोई रिएक्शंस भी हैं। तो आप फॉर एग्जांपल पॉइंट ए इज अ पिन जॉइंट। अब हमने चैप्टर 5 में पढ़ा हुआ है पिन जॉइंट के ऊपर 2D के अंदर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं। तो यू हैव ए वाई एंड यू हैव ए एक्स। मैंने इसको नेगेटिव में ड्रॉ कर दिया, आई कैन ड्रॉ इट इन द पॉजिटिव सेंस एज वेल। तो ए एक्स और दिस इज जस्ट स्लाइडर। स्लाइडर सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो वी हैव सी वाई। तीन अननोन यहां से भी आ गए, सही। तो अगर आपको सारी फोर्सेस मेंबर्स की निकालनी है और सारे रिएक्शंस निकालने हैं, तो आपको पहले पॉइंट बी से शुरू करना होगा। और पॉइंट बी से क्यों शुरू करना होगा? क्योंकि अगर मैं पॉइंट ए पे देखूं, पॉइंट ए पे मेरे पास कितने अननोन होंगे? अगर मैं समेशन, मुझे इक्वेशन क्या लिखनी है? मुझे इक्वेशन ये लिखनी है, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0। And I have to do it at every point. I have to do it at A, at B, and at C. सही। A पे अगर मैं समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई लिखता हूं, उसके अंदर कितनी फोर्सेस आएंगी? उसके अंदर फोर्स आएगी ए एक्स, ए वाई, एफ ए बी और एफ ए सी। चार फोर्सेस आएंगी उसके अंदर, ठीक है। विच मीन्स के आपने चार अननोन सॉल्व करने हैं, बट यू ओनली हैव टू इक्वेशंस। अगर आप पॉइंट बी के ऊपर आ जाते हैं, पॉइंट बी के ऊपर यू जस्ट हैव टू अननोन्स। आपके पास एक अप्लाइड फोर्स है 500 की, विच इज शोन हियर, और आपके पास दो फोर्सेस हैं इन योर मेंबर्स। एक एफ बी ए या एफ ए बी है और एफ बी सी एक फोर्स है, ठीक है। इसमें हमने इसको टेंशन में लिया हुआ है, इसको कंप्रेशन में लिया हुआ है। यू कैन स्टार्ट ऑफ कोई भी अननोन फोर्स होगी तो इट विल कम अप, जब हम सवाल करेंगे तब ये पॉइंट रिपीट हो जाएगा। जो भी अननोन फोर्स होती है उसको आप आइदर टेंशन और कंप्रेशन में ले लेते हैं। और जिस तरह पहले होता था कि अगर हमारी असम्पशन गलत है तो वो फोर्स नेगेटिव आ जाएगी, सही। व्हाट यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि एक दफा अगर आपने सही, फॉर एग्जांपल आपने एफबीए को अज्यूम किया टेंशन में और आंसर नेगेटिव आ गया, आंसर कंप्रेशन में आ गया, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू यूज एफबीए जहां भी कंप्रेशन में आंसर निकल के आ गया है, इफ यू नो इट इज इन कंप्रेशन, तो उसकी सही टेंशन या कंप्रेशन वाली चीज सारी अगले पॉइंट्स में यूज करनी पड़ेगी। दिस पॉइंट विल कम अप, ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट रिमेंबर कि अगर कोई अननोन फोर्स है उसको आप अपनी मर्जी से टेंशन कंप्रेशन में ले सकते हैं, बट अगर कोई नोन फोर्स है तो अगर वो टेंशन में है तो उसको आपने हर पॉइंट पे टेंशन में ही लेना है, अगर कंप्रेशन में उसको हर पॉइंट पे टेंशन कंप्रेशन में ही लेना है, सही। जो भी उसकी टेंशन या कंप्रेशन की स्टेट है उसी में लेना है सारे पॉइंट्स में। तो हमने पॉइंट बी से शुरू किया, उसकी वजह ये थी कि सिर्फ दो अननोन थे, दो इक्वेशंस फॉर्म करेंगे एफ एक्स और एफ वाई, वी कैन फाइंड द टू अननोन्स। उसके बाद आई कैन मूव टू पॉइंट ए। अगर मैं पॉइंट ए पे आऊंगा तो पॉइंट ए पे मेरे पास कितने अननोन हो जाएंगे? मुझे ए भी पता है, सही। अगर मैं ए पे इक्वेशन लिखता हूं, मेरे पास अभी भी तीन अननोन है, ए एक्स, ए वाई और ए सी। मैं ए को अभी भी सॉल्व नहीं कर सकता, सही, क्योंकि मेरे पास ए सी की फोर्स भी अननोन है, ए एक्स भी अननोन है और ए वाई भी अननोन है। अगर मैं बी के बाद पॉइंट सी पे मूव करता हूं, तो पॉइंट सी के ऊपर मेरे पास सिर्फ दो अननोन बचेंगे, सी वाई और ए सी, ठीक है। तो ये सीक्वेंस हमें बनानी पड़ती है कि हम किस सीक्वेंस में पॉइंट्स को सॉल्व करेंगे। तो वी आर सेइंग कि हमें स्टार्ट करना पड़ेगा पॉइंट बी से, बिकॉज इस पे सिर्फ दो अननोन है, ठीक है। पॉइंट बी पे सॉल्व करने के बाद पॉइंट बी से हमें क्या क्या सॉल्व होगा? पॉइंट बी से हमें पता चल जाएगा एफ ए बी पता चल जाएगा, और पॉइंट बी से हमें एफ बी सी पता चल जाएगा। फिर जब हम पॉइंट सी सॉल्व करेंगे, पॉइंट सी पे अगेन हमारे पास दो अननोन होंगे, एक अननोन होगा सी वाई और दूसरा अननोन होगा एफ ए सी, ठीक है। एट दिस पॉइंट आपको सारे मेंबर्स की फोर्सेस पता चल जाएंगी। आपको एफ ए बी भी पता चल गया, आपको एफ बी सी भी पता चल गया, आपको एफ ए सी भी पता चल गया। अगर क्वेश्चन में सिर्फ आपसे पूछा था
कि फाइंड एज द मेंबर फोर्सेस, आपसे रिएक्शंस नहीं पूछे हुए, देन यू आर डन, यू डोंट नीड टू सॉल्व फॉर ए। लेकिन अगर आपसे सारे रिएक्शंस भी पूछे हुए, देन वी कैन मूव ऑन टू पॉइंट ए। अब ए के ऊपर नाउ अगर हम इस सीक्वेंस में जा रहे हैं, हमारे पास ए में सिर्फ दो अननोन बचे, ए एक्स और ए वाई, एंड वी कैन सॉल्व दिस टू अननोन्स। ठीक है, तो ये वाली अप्रोच आपको थोड़ी सी जो है हर सवाल में बिल्ड करनी पड़ेगी। हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले ढूंढेंगे कौन सा पॉइंट है जिसपे सिर्फ दो अननोन है, वो पॉइंट मिल गया, उसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद विल ट्राई टू सर्च उसका कोई एडजेसेंट पॉइंट जिसमें अब नए हमें जो सोल्यूशन आ गया उसके बाद दो अननोन रह गए, सही है, उसको सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके साथ वाला पॉइंट ढूंढेंगे जिसमें सिर्फ दो अननोन रह गए। इस तरह करते हैं, हम पूरे स्ट्रक्चर में रोटेट करेंगे जब तक हम सारी अननोन फोर्सेस को फाइंड नहीं कर देते। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ हाउ वी सॉल्व दिस। तो इस मेथड को कहते हैं मेथड ऑफ जॉइंट्स। इसके बाद हमारे पास एक मेथड ऑफ सेक्शंस भी आएगा, और दैट इज समथिंग एल्स, सो विल टॉक अबाउट इट व्हेन वी गेट टू दैट। ठीक है, टेंशन और कंप्रेशन की बात आ गई, सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, पॉइंट बी की बात कर रहे हैं। पॉइंट बी पे अगर मैं एफ, हम सिर्फ एक फोर्स एफ बी सी को देख रहे हैं, एफ बी सी को अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूं तो ये क्या स्टेट बन रही है, हमने इसकी बात की हुई ऑलरेडी। इन टू द पॉइंट अगर फोर्स होती है तो दिस इज कंप्रेशन, सही है, ठीक है ना। तो सेम फोर्स, अब फोर्स की पूरी स्टेट कंप्रेशन या टेंशन में जाती है। अगर फोर्स पॉइंट बी के ऊपर कंप्रेशन में है तो इसी मेंबर का जो दूसरा एंड होगा, एंड सी, उसके ऊपर भी फोर्स कंप्रेशन में ही रहेगी। तो अगर आपने यहां पे फोर्स को इनटू द पॉइंट एज्यूम किया हुआ बी के ऊपर, तो आपको सी पे भी फोर्स को इनटू द पॉइंट ही एज्यूम करना है, सही है। आपका मेंबर इटसेल्फ कंप्रेशन में होगा, सही है। ये फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे मैंने चेंज क्यों की है, बिकॉज दिस एफ बी सी इज एक्चुअली एन इंटरनल फोर्स। ठीक है, अगर मैं पॉइंट बी को इस मेंबर के साथ ज्वाइन कर दूंगा, दिस इंटरनल फोर्स नीड्स टू कैंसिल इटसेल्फ आउट। तो ये जो इंटरनल फोर्स बन रही है, अगर मैं पिन्स को सबको वापस कनेक्ट कर दूं, द इंटरनल फोर्सेस मस्ट कैंसिल देमसेल्व्स आउट। तो ये फोर्स जो है ना, यहाँ पे और यहाँ पे ये बराबर फोर्स है, और इंटरनल फोर्सेस हमेशा इस तरह अप्लाई होती है कि अगर एक चीज को आप किसी पॉइंट से ओपन करते हैं, वहां पे जो भी इंटरनल फोर्स होती है वो दोनों साइड्स में मैग्नीट्यूड में बराबर होती है, पर डायरेक्शंस में इन्वर्टेड होती है। ठीक है, यू डोंट नीड टू यूज दिस, इसका हमारे पास सॉल्यूशन में कोई काम नहीं है। सॉल्यूशन में हम सिर्फ पिन्स को स्टडी कर रहे हैं। दिस इज द मेथड ऑफ जॉइंट्स। मेथड ऑफ जॉइंट्स का मतलब यह है कि हम सिर्फ पॉइंट बी के ऊपर क्या फोर्स है उसको देखना चाह रहे हैं। दिस इज, वी हैव फाउंड आउट कि जब इन टू द पॉइंट ले रहे हैं तो आपका मेंबर इटसेल्फ इज इन कंप्रेशन, विच यू कैन सी। द फोर्सेस इन द मेंबर आर इनवर्ड, तो ये मेंबर कंप्रेस हो रहा है। दूसरा केस ले लें, अगर आप बी से फोर्स को आउटवर्ड ले रहे हैं तो सी से फोर्स को भी आउटवर्ड लेना पड़ेगा। ठीक है, दिस, आपने फोर्स की डायरेक्शन सेम नहीं रखनी कि अगर फोर्स डाउनवर्ड बी के ऊपर है तो सी पे भी फोर्स डाउनवर्ड है। फोर्स का कॉन्टेक्ट चेक करना है कि फोर्स अगर आउटवर्ड है तो दोनों एंड पे आउटवर्ड रहेगी। अयूब प्लीज गो अहेड। बेटा अनम्यूट कर लो, अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो। ओके, ठीक है। तो सेम कॉन्टेक्स्ट अप्लाइज है। फोर्स अगर बी के ऊपर आउटवर्ड है तो मेंबर के ऊपर भी आउटवर्ड होगी, सही है, और दोनों एंड में ऐसे ही होगा। तो वी कैन सी दैट दिस मेंबर इज एक्चुअली इन टेंशन, सही है। तो हमने इस मेंबर्स को स्टडी नहीं करना, हम पॉइंट्स को स्टडी कर रहे हैं। तो हमें ये पॉइंट तो पता था कि आउटवर्ड फोर्स टेंशन की होती है और इनवर्ड फोर्स जो होती है वो कंप्रेशन की होती है। बट नई इंफॉर्मेशन ये है कि ये ट्रस का मेंबर जो है दो पॉइंट से कनेक्टेड होगा, तो दोनों एंड पे सेम कंडीशन लेनी जरूरी है। अगर आप एक तरफ कंप्रेशन ले रहे हैं तो दूसरी तरफ भी कंप्रेशन, सही है। अननोन के केस में विल टॉक अबाउट व्हाट दिस मींस इन अ बिट। ठीक है, ये वही वाली बात जो हमने की भी लिखी हुई है यहाँ। एक एग्जांपल है छोटी सी, सही है, तो विल टॉक अबाउट दिस, विल सी के हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम। सही, जितना हो जाएगा विल डू दैट, और बाकी फिर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। नाउ जस्ट लुक एट दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, वी हैव 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर्स। ठीक है,
5 मेंबर्स है, इसका मतलब है 5 अननोन फोर्सेस है मेंबर्स। इसमें हमें सिर्फ फोर्स इन ईच मेंबर निकालनी है और इंडिकेट करना है कि वो मेंबर कंप्रेशन में है कि टेंशन में है। ठीक, तो हाउ वी प्रोसीड विद दिस, वी डू इट द एग्जैक्ट सेम वे जो हमने पीछे एक छोटी सी एग्जांपल देखी। हम करेंगे, हम इसमें वो पॉइंट ढूंढेंगे जहां पे सिर्फ 2 अननोन है। डी के ऊपर देयर आर 3 मेंबर्स कनेक्टेड, तो डी हैज 3 अननोन्स। ए के ऊपर 2 मेंबर्स कनेक्टेड है, तो 2 अननोन ये आ गए। एक रोलर सपोर्ट भी है, दिस मींस एक ए वाई की फोर्स भी आएगी, तो देयर आर 3 अननोन्स हियर। बी के ऊपर 3 मेंबर्स कनेक्टेड है और एक पिन जॉइंट है, दिस मींस दैट देयर आर 5 अननोन्स एट बी। यू कांट सॉल्व बी। बचा पॉइंट सी। सी के ऊपर एक अप्लाइड फोर्स है 400 न्यूटन की, डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और उसके साथ में हमारे पास सिर्फ 2 मेंबर्स कनेक्टेड हैं। तो इफ वी सॉल्व पॉइंट सी फर्स्ट, वी कैन फाइंड आउट द फोर्सेस सी डी एंड बी सी। सही है। वंस वी डू दैट, फिर हमें उसके बाद देखना पड़ेगा कि हम अगला पॉइंट कौन सा सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला काम इन सवालों में आपने ये करना होता है कि आप सर्च करते हैं कि आप किस सीक्वेंस में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स फॉर्म दैट सीक्वेंस फर्स्ट। तो हमारे पास C becomes our first point to be solved। सही है। अब इसी क्वेश्चन में यू कैन मार्क के आपको क्या क्या पता चलता जाएगा। तो मुझे जब मैं C को सॉल्व करूंगा, मुझे ये भी पता चल जाएगा और मुझे ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, व्हाट एल्स कैन आई डू। इसमें ऐसा काम करते हैं, हम अपने रिएक्शन भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा और अननोन्स का अंदाजा हो जाए। हमारे पास बी वाई होगा यहाँ पे और बी एक्स होगा यहाँ पे। ठीक, इसके बाद हमारे पास व्हाट पॉइंट कैन आई सॉल्व नेक्स्ट। हम अगला पॉइंट क्या सॉल्व कर सकते हैं, वी कैन मूव ऑन टू डी। डी पे अगर हम सॉल्व करेंगे, वी कैन फाइंड आउट दिस। अरे यार, ये क्या हो रहा है, वी कैन फाइंड आउट दीज टू। सही है, बिकॉज ये ऑलरेडी फाइंड हुआ था। लेट्स इंडिकेटेड लाइक दिस। तो ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था। पहले स्टेप में आपने सी डी और बी सी निकाला, दूसरे स्टेप में आपने ए डी और बी डी निकाला। ठीक है, देन आई कैन मूव ऑन टू ए पे मैं जाऊंगा तो आई कैन फाइंड आउट ए वाई। ठीक है, एंड आई कैन फाइंड आउट ए बी। अब देखें, हमें पॉइंट बी को सॉल्व नहीं करना पड़ा, बिकॉज उन्होंने हमसे यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शंस पूछे हुए नहीं क्वेश्चन के अंदर। उन्होंने हमसे बोला फोर्सेस इन ईच मेंबर निकाल दे। तो हमने एक सीक्वेंस आइडेंटिफाई की जिस सीक्वेंस में हम सवाल को सॉल्व करें। सीक्वेंस हमारी बन रही है सी टू डी टू ए। इस सीक्वेंस में सवाल को सॉल्व करें, आपको पॉइंट बी को सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, और हर दफा आपके पास सिर्फ 2 अननोन्स आएंगे। यू कैन जस्ट कंटिन्यू टू सॉल्व 2 अननोन्स एवरी सिंगल टाइम। कैलकुलेटर का सही से इस्तेमाल करें, बिकॉज आपको बहुत सारी साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो मेनी टाइम्स fx में एक अननोन होगा, fy में एक अननोन होगा, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 2 अननोन के साथ इक्वेशन फॉर्म हो रही है तो यूज अ कैलकुलेटर, डोंट ट्राई टू सॉल्व इट बाय हैंड, क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं, ये सवाल होंगे लंबे। ठीक है, दीज क्वेश्चन विल बी फेयरली लॉन्ग। ये तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, थोड़ा आगे जाके सवाल बहुत लंबे हो जाएंगे। तो विच मीन्स कि आपको हर पॉइंट के ऊपर टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगाना। तो आप जितना ज्यादा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं करें। इक्वेशन फॉर्म होती है, डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालें, आंसर्स निकालें, डोंट वेट अराउंड। ठीक है, तो यहां तक तो बात आ गई आपकी कि हमारी सीक्वेंस की। तो अब अगर हम इसको शुरू करेंगे सॉल्व करना, तो द अप्रोच वुड बी कि हम लोग सबसे पहले पॉइंट सी को अगर हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, दिस वाज आवर फर्स्ट पॉइंट, दिस वाज आवर सेकंड पॉइंट एंड दिस वाज आवर थर्ड पॉइंट। तो जब अगर मैं सबसे पहले सी को सॉल्व करना चाह रहा हूं, तो सी को सॉल्व करने के लिए मुझे सी की फ्री बॉडी डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो सी की फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या हमारे पास एक 400 न्यूटन की फोर्स है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। सही, एक हमारे पास 45 डिग्रीज के ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है एफबीसी, और एक हमारे पास फोर्स एक्ट कर रही है एफसीडी। अब इन फोर्सेस को आप कंप्रेशन में लेना चाह रहे हैं, टेंशन में लेना चाह रहे हैं, व्हाटएवर यू फील इज ओके। अगर आप इन दोनों को टेंशन में लेके सॉल्व कर लेते हैं, दैट्स परफेक्टली ऑलराइट। समटाइम्स यू कैन गेट एन आइडिया के फॉर इक्विलिब्रियम ये क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 400 अगर डाउनवर्ड्स है
that the only force which can balance this 400 is the vertical component of FBC. FBC का जो vertical component है वो 400 को cancel कर सकता है. तो अगर 400 downward है तो this has to be up. सही, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास. Same thing applies now to FCT. FBC का जो horizontal component है that is directed towards the left. इस component की बात कर रहा हूँ, ठीक है. तो इस component को balance करने के लिए FCD has to be directed towards the right. If you don't want to, this is point C by the way, ठीक है. If you don't want to do this, you can simply do this. इससे आपके सवाल में कोई मसला नहीं होगा. Take everything as tension and आपका सवाल ऑटो करेक्ट हो जाएगा. When you actually get the answers, दोनों आंसर नेगेटिव आएंगे. You will know कि आपने इनिशियली टेंशन ली थी बट एक्चुअल आंसर कंप्रेशन का है, ठीक है. तो आप ये वाला केस ले लें या ये वाला केस ले लें, डजंट रियली मैटर, ठीक है. दोनों से आंसर सही आ जाएगा. जी पूछे अली. सर तो इसका मतलब ये हुआ कि कंप्रेसिव फोर्सेस जो हम लेते हैं वो असल में रिएक्शन फोर्सेस होती हैं. कहाँ पे बेटा कि आपने बहुत जनरल स्टेटमेंट दी है, बट मुझे ये बताओ कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो. आप इसी ट्रेसेस की बेस में बात कर रहे हो कि पीछे के ट्रेसेस के बेसिस पे जो आपने फ्री बॉडी डायग्राम जो 1 पे बनाई है, 1 वाली, वो कंप्रेसिव फोर्सेस को हम अकाउंट में देते हुए हमने उनकी डायरेक्शन शो करी है. तो ये आपके रिएक्शन फोर्सेस हुई. देखो यू आर एक्चुअली एब्सोल्युटली राइट. देखो बेटा, हर मेंबर के अंदर जो फोर्स डेवलप हो रही है दैट इज अ रिएक्शन टू द अप्लाइड लोड. अगर 400 न्यूटन्स की मैं फोर्स हटा दूंगा ना तो ट्रस के अंदर कोई फोर्स नहीं होगी. सपोर्ट रिएक्शंस ए बी के ऊपर भी कोई फोर्स नहीं होगी और किसी मेंबर के अंदर कोई फोर्स नहीं. तो all the forces in the system are a reaction to the applied load of 400 newtons. तो इसके रिएक्शन में सब कुछ अप्लाई हो रहा है. सही है. तो यू आर एक्चुअली एब्सोल्युटली राइट कि सब कुछ रिएक्शन फोर्सेस है. तो दीज आर इंटरनल रिएक्शंस, ठीक है. मेंबर्स के अंदर जो फोर्सेस आ रही हैं दीज आर इंटरनल रिएक्शंस, और जो ए और बी के ऊपर फोर्सेस लग रही हैं ग्राउंड के साथ दीज आर सपोर्ट रिएक्शंस, ठीक है. अच्छा, अब तो लेट अस जस्ट पिक वन केस एंड सॉल्व इट with that case. तो you don't actually need to worry about कि आप A1 से कर रहे हैं कि 2 से कर रहे हैं, ठीक है. दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. You will get the correct answer in either case. तो तरीकेकार क्या होगा? Now this part is what we have already studied and practiced so many times. तो हमने ये काम चैप्टर 2 में भी किया था, चैप्टर 3 के अंदर इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स जब हम कर रहे थे तब भी किया था. तो करना क्या है? समेशन एफ लिखना है, समेशन एफ वाई लिखना है. तो अगर हम समेशन एफ एक्स लिख रहे हैं तो एक्स में हमारे पास एक पॉजिटिव फोर्स है एफ सी डी. यू नीड टू अज्यूम अ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम कर लेते हैं एक्स वाई, ठीक है. एफ सी डी पॉजिटिव है. एफ बी सी का एक्स कॉम्पोनेंट नेगेटिव होगा. एंगल दिया हुआ है उन्होंने हमें 45 डिग्रीज, ठीक है. तो दिस एंगल दे हैव प्रोवाइडेड 45 डिग्रीज व्हिच मींस दिस एंगल इज आल्सो 45 डिग्रीज. सही है. अगर ये एंगल आपके पास 45 है तो FBC का x component becomes FBC cos 45 and this thing is equals to 0. सही है. ये आपके पास एक इक्वेशन फॉर्म हो गई. इस इक्वेशन को अभी हम सॉल्व नहीं कर सकते, इस इक्वेशन में दोनों अननोन है. तो हम समेशन एफ वाई लिख के देख लेते हैं. जब समेशन एफ वाई लिखेंगे तो समेशन एफ वाई के लिए व्हाट डू वी गेट? वी गेट 2 फोर्सेस माइनस 400, सही है, और प्लस एफ बी सी साइन 45. नाउ दिस कैन बी सॉल्व, ठीक है. ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज FBC. तो FBC बिकम्स 400 डिवाइडेड बाय साइन 45, सही है. तो दिस कम्स आउट टू बी 565.69. ये मेरे पास आंसर लिखा हुआ है. लेट मी जस्ट डबल चेक दिस थिंग. तो मैं 400 को डिवाइड कराना चाह रहा हूँ by sine 45 and this turns out to be 565.685 actually, ठीक है. तो 685 है तो 68 हो जाएगा राउंड ऑफ.
दिस इज इन न्यूटन्स. पर यू नीड टू नोट हियर समथिंग. नोट ये करना है कि ये फोर्स पॉजिटिव निकल के आ रही है. ठीक है, पॉजिटिव फोर्स निकल के आने का मतलब ये हमारी इनिशियल एजम्पशन ठीक थी. एफबीसी की जो हमने एजम्पशन ली थी वो एजम्पशन ठीक थी. एफबीसी हमने इनिशियली क्या लिया हुआ है? एफबीसी हमने इनिशियली लिया हुआ है कंप्रेशन में. तो जो इस कॉन्टेक्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है ना, क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है फॉर हर ट्रस की आप फोर्स बताएं और बताएं कि वो फोर्स टेंशन में है कि कंप्रेशन में. तो वी हैव टू आंसर द सेकंड पार्ट एज वेल. तो आपका जो एफबीसी की फोर्स बनेगी ना, उस फोर्स को आपने इस तरीके से लिखना है. यू विल से इट इज 565.68 न्यूटन in compression. You have to specify this thing with every force. So, compression make a tension. Now you can plug this result in equation number 1 और equation number 1 के अंदर जब आप इसको plug in करेंगे तो you can find out FCD. FCD is FBC cos 45. So basically FBC कितना था 400 divided by sin 45. sin 45 cos 45 कैंसिल हो जाएगा. इट विल बिकम 400. यू डोंट नीड टू नो दिस. आप डायरेक्टली 565.685 इसके अंदर प्लग इन करेंगे. यू आर गोइंग टू गेट 400 न्यूटन्स. एंड दिस इज आल्सो कमिंग आउट टू पॉजिटिव, व्हिच मींस दिस इज आल्सो इन कंप्रेशन बिकॉज वी अज्यूम्ड इट टू बी सो एट द स्टार्ट. सही है. तो लेट अस स्टॉप हियर. सही, यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं. आज हमने बिल्कुल एक टॉपिक स्टार्ट किया है, उसको हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को चेक किया है. हमारा टाइम पूरा हो रहा है तो विल एंड आवर लेक्चर हियर. और व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कंटिन्यू दिस न्यूमेरिकल टुमारो. और उसके बाद हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है, उसको थोड़ा सा देख लेंगे. इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है वो जो इंट्रोड्यूस करना है. तो व्हेन द कॉल एंड्स आई एम गोइंग टू स्टॉप.